महाराणा, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम MST 5 साहित्य सिद्धांत और समालोचना के चैप्टर 2 भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख संप्रदाय के प्रश्न 3 को पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न 3 है, रस निष्पत्ति के संबंध में विभिन्न आचार्यों का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए तर्कपूर्वक बतलाइए कि कौन सा मत ग्राह्य है। उत्तर, रस निष्पत्ति के प्रथम आख्यात भरत मुनि है। इनका मत है विभावा अनुभाव्य विचारी संयोगाद्रस निष्पत्तिः, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जो संचारी भाव है के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ये तीनों के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में प्रयुक्त संयोग और निष्पत्ति शब्द विवादास्पद है। इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति भाव जो शब्द है विवादास्पद है। परवर्ती संस्कृत आचार्यों ने इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ करके अपने अपने मतों की स्थापनाएं की है। इन आचार्यों में भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त के मत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत को संयोग शब्द का अर्थ सत्संग ही अभिषिप्त है। निष्पत्ति शब्द के अर्थ की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है, जिस भांति नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार गुड़ादि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों से षड्वादी रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी रस रूप को प्राप्त होते हैं। भट्टलोलट का मत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। भट्ट लोलट उपयुक्त भरत सूत्र के प्रथम आख्याता माने जाते हैं। भट्टलोलट के अनुसार रस मूलतः तो अनुकार्य यानी राम में ही रहता है। अनुकर्ता या नट अनुकार्य का स्वयं पर आरोप करके उसके भाव का अभिनय करता है। सामाजिक भी अनुकर्ता पर अनुकार्य का आरोप करके उसके अभिनय के कारण चमत्कृत होकर रस प्राप्त करते। भट्ट लोलट के मत को आरोपवाद कहते हैं। भट्ट लोलट के मत की विशेषताएं, रस को अनुकार्यगत मानने का आशय यह है कि काव्य और नाट्य सौंदर्य का प्रत्यक्ष संबंध मूल पात्र के भावों के साथ है, और चूंकि मूल पात्र के भावों तथा उनसे प्रेरित कार्य से ही काव्य या नाट्य की विषय वस्तु का निर्माण होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि काव्य अथवा नाट्य का मूल सौंदर्य उसकी विषय वस्तु में ही निहित रहता है। भट्ट लोलट के मत की सीमाएं, इन विशेषताओं के होते हुए भी इनके मत भी प्रमुख सीमाएं हैं। भरत को जहाँ अव्यक्तिगत स्थायी भाव अभिप्रेत था, अभिनवगुप्त आदि का अभिप्राय सहृदय के स्थायी भाव से था। लोलट ने इन दोनों से मित्र भिन्न तीसरा अर्थ किया अनुकार्य का स्थायी भाव, किंतु अनुकार्य के विषय में ये मूल पात्र और कवि निबंध पात्र का भेद स्पष्ट नहीं कर पाए। इन्होंने संयोग का अर्थ कार्य कारण माना है। स्थायी भाव कार्य नहीं हो सकता। यदि यह कार्य भाव माना जाएगा तो विभाव आदि को निमित्त कारण मानना पड़ेगा। निमित्त कारण के नष्ट होने पर भी कार्य बना रहता है, किंतु विभाव आदि नष्ट होने पर रस
नहीं बना रहता है। भट्ट नायक के अनुसार प्रेक्षक द्वारा आरोप के माध्यम से विभाव आदि को अपना ही विभाव आदि समझना संगत नहीं है, क्योंकि पौराणिक अथवा ऐतिहासिक पात्रों राम सीता के विभाव शक्ति और क्षमता के भेद के कारण प्रेक्षक के नहीं हो सकते। इसी प्रकार ऐतिहासिक पात्रों के प्रति पूज्य आदि भावों के कारण भी आरोप की यह स्थिति संभव नहीं हो सकती। इन सीमाओं के होते हुए भी भट्ट लोलट के मत की विशेषता यह है कि इससे परवर्ती आचार्यों के लिए रस निष्पत्ति पर विचार एवं मनन करने के लिए द्वार खुल गया। शंकु का मत है अनुमितिवाद। इनके मत के दो लघु मूलाधार स्पष्ट है, अनुकरण और अनुमान। इसलिए इस मत को अनुमितिवाद कहते हैं। शंकु का कहने का अभिप्राय यह है कि रति आदि स्थायी भाव आदि वस्तुतः अनुकार्य में ही अवस्थित रहते हैं। अनुकर्ता अपनी शिक्षा और अभ्यास के द्वारा उनका ऐसा अनुकरण करता है कि वे भाव कृत्रिम होते हुए भी कृत्रिम नहीं जान पड़ते। इस अनुकरण के मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं होती है। पहला, विभाव आदि का अनुकरण काव्य के आधार पर होता है, अर्थात कवि ने विभाव आदि का जैसे चित्रण नाटक में किया है। अनुकर्ता उसी के अनुसार व्यवहार करता है। अनुभव का अनुकरण अभिनय कला की शिक्षा के द्वारा किया जाता है। व्यभिचारी या संचारी भावों का अनुकर्ता अपने कृत्रिम अनुभवों के आधार पर कर लेता है, अतः लोक में नट, चिंता, हर्ष आदि में मनुष्य के जिस प्रकार की मुद्राएं देखता है, वैसे मुद्राएं चिंता, हर्ष आदि के वास्तविक अनुभव के बिना ही कृत्रिम रूप से बनाकर व्यभिचारी भावों को अभिनय करता है। इस प्रकार वो विभाव, अनुभव और संचर्य भावों का अभिनय इतनी कुशलता से करता है कि वे कृत्रिम होते हुए भी कृत्रिम नहीं प्रतीत होते, वरन वास्तविक ज्ञान जान पड़ते हैं। सामाजिक इन्हीं अभिनयों के कारण उसमें वास्तविक स्थायी भाव का अनुमान कर लेते हैं, और पुनरानुभव के संस्कारों के कारण सामाजिकों के मन में यही स्थायी भाव का अनुमान रस बन जाता है। शंकु के मत की विशेषताएं। लोलट ने रस को अनुकार्य की प्रत्यक्ष अनुभूति माना था। इसे नाट्यगत भाव और प्रत्यक्षगत भाव की सीमाएं अस्पष्ट रह गए थे। शंकुक के मत से इस अस्पष्टता का निराकरण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने रस को नाट्यगत भाव की अप्रत्यक्ष अनुभूति न मानकर उसका अनुकरण अर्थात कल्पनात्मक अनुभूति माना है। यह अनुभूति काव्यकार, नट, पाठक और दर्शक आदि सभी में रहती है। लोलट ऐतिहासिक और कवि निबंध अनुकार्य का भेद स्पष्ट नहीं कर पाए थे। शंकुक का स्पष्ट मत है कि नाट्य में अनुकार्य का अर्थ कवि निबंध पात्र है। लोलट ने रसोत्पत्ति में सामाजिक को विशेष महत्व नहीं दिया था। शंकु ने रस के संदर्भ में उसकी सत्ता को उचित मान्यता प्रदान की है। रस को निश्चित दार्शनिक भूमिका पर प्रदर्शित करने का श्रेय भी सर्वप्रथम शंकु को ही है। शंकु के मत की सीमाएं। शंकु का मत है कि नट, राम आदि के व्यवहार का अनुकरण करता हुआ कल्पना के दर उसके साथ तादात्म्य स्थापित करके उसके रति आदि स्थायी भाव को कलात्मक अनुभूति कर लेता है। इस मत पर आक्षेप यह लगाया गया है कि किसी के भी भावों का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण केवल अनुभवों का तथा वेशभूषा आदि का ही हो सकता है। शंकु के रस को अनुमित माना है। इस पर यह आक्षेप किया गया है कि अनुमान में मिथ्यत्व का अंश रहता है, अतः मिथ्यत्व के कारण प्रतीत नहीं हो सकती है। इस मत का तीसरा दोष यह है कि इससे रस का अभिनय तत्व प्रधान और काव्य तत्व गौण हो जाता है, जो भारतीय काव्य चिंतन के नायक का मत
भुक्तिबाद रस सूत्र से के तीसरी व्याख्यात है भट्टनायक। इन्होंने संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति का किया है, इसलिए इनके मत को भुक्तिबाद कहा जाता है। भट्टनायक की विशेषताएं: एक, रसास्वाद के स्वरूप की तात्विक व्याख्या सर्वप्रथम भट्टनायक ने ही की है। दो, इनके मत की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। साधारणीकरण सिद्धांत, यह सिद्धांत रस सिद्धांत और रस विवेचन का मूल धारा है। तीसरा, भट्टनायक ने रस मुक्ति के लिए जिन तीन व्यापारों अभिधा, भावकत्व तथा योजकत्व की बात कही है, उनका समर्थन मित शब्दावली में आइए रिचर्ड्स ने भी किया है। उन्होंने इंद्रिय बिंब विधान, अर्थ बिंब विधान, मुक्त बिंब विधान और भोगोद्दीप्ति तथा विशिष्ट मन स्थिति की बात की है। भट्टनायक के मत की सीमाएं। भट्टनायक के मत की कुछ सीमाएं हैं जो कि भट्टनायक के मत की सीमाएं। अभिनवगुप्त रस तथा रस भोग में अंतर नहीं मानते। प्रतीति और भुक्ति का भेद मिथ्या है। भुक्ति भी प्रतीत ही है कि उसके बिना किसी प्रकार का व्यवहार संभव नहीं है। भट्टनायक द्वारा प्रस्तुत भोग के स्वरूप की व्याख्या तात्विक नहीं है। रस की उत्पत्ति और अभिव्यक्ति दोनों न मानने पर उसे या तो नित्य माना जाएगा या असत। संसार में जितने भी तत्व हैं उनकी स्थितियों में से एक स्थिति अवश्य होती है, या तो वे नित्य होते हैं और असत। अतः रस की अभिव्यक्ति और उत्पत्ति दोनों का ही निषेध कर देने से उसकी सत्ता असिद्ध हो जाती है। भावकत्व और भोजकत्व की सत्ता शास्त्र सम्मत नहीं है। अभिनवगुप्त का मत है अभिव्यक्तिवाद। भट्टनायक के मत पर अनेक आक्षेप लगाकर अभिनवगुप्त ने भरत सूत्र की अन्य प्रकार की व्याख्या करके रस सिद्धांत का विवेचन किया। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किया है। फलतः इनके मत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। इनके मत का सारांश यह है: रसास्वादन में रस की प्रतीत तो सहृदय या सामाजिक की आत्मा ही करती है, पर यह प्रतीति व्यक्तिगत नहीं होती। साधारणकरण व्यशिष्ट के धरातल पर ही न होकर समष्टि के धरातल पर भी होता है। स्थायी भाव प्रत्येक सामाजिक के चिंतन में संस्कार रूप से विद्यमान रहते हैं। संस्कार रूप होने के कारण वे समान ही होते हैं। काव्य में वर्णित विभाव आदि के पठन या श्रवण से अथवा नाटक आदि के दर्शन से ये संस्कार रूप स्थायी भाव उद्भव अवस्था को प्राप्त होकर या अभिव्यक्त होकर सामाजिक के आनंद का कारण बनते हैं। अभिनवगुप्त के मत की विशेषताएं। इन्होंने ही सर्वप्रथम निर्वाण शब्द में सामाजिक में रस की स्वीकृति दी है। यद्यपि रसास्वाद की आनंदमयता का बीजपन भट्टनायक ने कर दिया है, तथापि इस मंतव्य को पूर्णता एवं प्रामाणिकता के साथ अभिनवगुप्त ने ही प्रस्तुत किया है। अभिनवगुप्त मूलतः व्यक्तिवादी है, पर इन्होंने समष्टिगत रस की प्रकल्पना पर बल दिया है। अभिनवगुप्त ने मत की सीमाएं कुछ रखी है। भारतीय रस सिद्धांत में यद्यपि अभिनवगुप्त के मत का महत्वपूर्ण योगदान है, पर इनके मत की कुछ सीमाएं भी है। इनके मत के अनुसार काव्य स्वाद में कोई स्पार्क्य नहीं है, जिसके कारण रस का अलौकिकत्व अधिक गहरा होता है। रस को एकांत आत्मपरक मान लेने पर काव्य की सत्ता गौण हो जाती है। फिर मात्र सामाजिक में ही रस स्थिति मानकर इन्हें सर्जक और अभिनेता आदि के महत्व की उपेक्षा कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमने विभिन्न जो शास्त्रविद हैं उन्होंने जो आचार्यों ने क्या क्या मत दिया है रस को लेकर उसे हमने जाना है। थोड़ा सा
याद रखने में कठिन होगा क्योंकि रस है, सामाजिकता है, बहुत सारी चीज़ें। आप ध्यान से 2-4 बार उसे सुनिए, पढ़िए और इसे जानने की कोशिश कीजिए। और इस तरह से यहाँ पर हम प्रश्न 3 को समाप्त करते हैं। चौथा प्रश्न शीघ्र ही लेकर आपके पास आऊँगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और MST 5 का पूरा उठाइए। नमस्ते, धन्यवाद।